अपेक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज पुनः सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। सभी प्यारे साथियों को गुड मॉर्निंग। और आज है अपना टॉपिक जो होगा प्यारे साथियों, भारत के गवर्नर जनरल वाइसराय का तीसरा और अंतिम ये अपना पार्ट होगा। पिछले सेकंड पार्ट तक हमने 1928 तक के जो भारत के गवर्नर जनरल या वाइसराय थे उनका अध्ययन हम कर चुके थे। ये वाइसराय या गवर्नर जनरल से संबंधित जो टॉपिक है इसको हमने 3 पार्टों में पढ़ा है दीपावली के अवकाश में, और बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टॉपिक ये रहा है। तो आज का अपना टॉपिक ब्रिटिश गवर्नर जनरल या वाइसराय का ये तीसरा और अंतिम टॉपिक होगा, जिसमें बचे हुए पिछले 2 पार्टों से बचे हुए गवर्नर या वाइसरायों का अध्ययन हम आज करेंगे। और प्यारे साथियों, आज है कार्तिक शुक्ल द्वितीया, और कार्तिक शुक्ल द्वितीया को हम भैया दूज के रूप में मनाते हैं। कार्तिक शुक्ल जो द्वितीया है वो भैया दूज के रूप में मनाते हैं। तो मेरे सभी प्यारे साथियों को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपकी ज़िंदगी में आपके भाई बहन का प्रेम, सभी का हमारा आपस में प्रेम स्नेह व सहयोग बना रहे। प्यारे साथियों, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, ये भैया दूज का जो पर्व है कार्तिक शुक्ल द्वितीया को क्यों मनाया जाता। देखो, हमने कल पढ़ा था कि कार्तिक शुक्ल एकम को गोवर्धन पर्व मनाया जाता है। भगवान कृष्ण ने इंद्र का घमंड चूर चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठा लिया था और सभी आर्यवर्त के लोगों की जान बचाई। उसमें ऐसा कहते हैं कि एक येमी नाम की लड़की थी, एक येमी नाम की लड़की थी, उसके प्राण वो नहीं बचा पाई, और येमी कहते हैं कि मृत्यु हो जाती है। और येमी नामक कन्या के भाई थे यमराज, और आपको पता ही है मृत्यु के देवता है यमराज। तो जब येमी नहीं बच पाई तो यमराज ने कहते हैं कि धरती पर तांडव मचा दिया। तो यमराज को प्रसन्न करने के लिए, वापिस यमराज के गुस्से को शांत करने के लिए, और क्या किया गया, येमी को यमुना के रूप में जीवित किया गया। तो आज भी प्यारे साथियों, इस भैया दूज के त्योहार के दिन यमुना नदी में स्नान करना पवित्र माना जाता है। और ये जो यमुना नदी है, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक है और भारत की सबसे बड़ी सहायक नदियों में शामिल है, जो उत्तराखंड राज्य के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, और ये यमुना नदी येमी के प्रतीक के रूप में है, और येमी मृत्यु के देवता यमराज की बहन मानी जाती है। तो ऐसा कहते हैं कि जब भाई और बहन, जब भाई क्या करते हैं, अपनी मरी हुई या प्राण त्यागी भी बहन को भी पुनर्जीवित कर सकते हैं। तो उसी खुशी में येमी और यमराज के लिए ये भाई बहन का जो त्यौहार मनाया जाता है, बड़ा ही लोकप्रिय त्यौहार है, जिसे भैया दूज के रूप में हम कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाते हैं। रक्षाबंधन भी है, जिससे हम भाई बहन का त्यौहार तो नहीं कह सकते, वो एक रक्षा का त्यौहार है। भाई बहन का जो मेन त्यौहार होता है वो होता है भैया दूज। तो मेरे सभी प्यारे साथियों को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। ये थी छोटी सी जानकारी कि क्यों ये मनाया जाता है। अब चलते हैं अपने वाइसराय संबंधित टॉपिक पर, और आज के अपने पार्ट तीसरे में शुरू होंगे लॉर्ड इरविन से, जो भारत के काफी चर्चित वाइसराय रहते हैं, लॉर्ड इरविन, जिनका जन्म 1881 में होता है, मृत्यु होती है इनकी 1959 में। और ये भारत के काफी चर्चित वाइसराय रहते लॉर्ड इरविन। इनका कार्यकाल रहता 1926 से 1931 तक, 1926 से 1931। देखो, इन्हीं के शासनकाल में साइमन कमीशन का 1927 में भारत आगमन होता है। कि साइमन कमीशन है, ये साइमन कमीशन क्यों आया था, 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए आया था। कि 1919 का अधिनियम बना था, और उस समय बात कही थी कि प्रति 10 वर्ष पर इन एक्ट की जांच करने के लिए एक ब्रिटिश आयोग आएगा। तो सर साइमन कमीशन की अध्यक्षता में ये आयोग आना था। 10 वर्ष बाद 1929 में आ गया, 27 में। एक तो ये साइमन जो कमीशन है, इस अधिनियम की जांच करने के लिए एक तो ये समय से पहले आ गया, 2 साल पहले आ गया, और इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। प्यारे साथियों, ध्यान में रखना है, इस साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जो आया भारतीयों की राय जानने के लिए, और भारतीयों की राय जाननी है, और एक भी भारतीय सदस्य इसमें नहीं है। तो प्यारे साथियों, 1927 में आए हुए
इस साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है। और जब ये साइमन कमीशन लाहौर पहुंचता है प्यारे साथियों, जब ये साइमन कमीशन लाहौर पहुंचता है तो लाहौर रेलवे स्टेशन पर लाला लाजपत राय जी के द्वारा, लाहौर रेलवे स्टेशन पर लाला लाजपत राय जी के द्वारा साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। और जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे होते हैं लाहौर रेलवे स्टेशन पर लाला लाजपत राय, जिनको पंजाब का केसरी भी कहते हैं, और लाला लाजपत राय पर अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स के द्वारा लाठियां बरसाई जाती है और उन्हीं लाठियों से घायल होकर लाला लाजपत राय जी शहीद हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनेगा कि भारत के वह एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी कौन थे जो लाठियों से शहीद हुए? वो थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे? सैंडर्स। और जब लाला लाजपत राय पर लाठियां पड़ी तब लाला लाजपत राय ने क्या कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी प्रत्येक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूक का कील साबित होगी, और वैसा ही हुआ। और फिर लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया भगत सिंह ने, और आगे चलकर भगत सिंह क्या कर देंगे? सैंडर्स की हत्या कर देंगे और इन्हीं के घर में जाकर और सैंडर्स की हत्या कर देंगे। इसी सैंडर्स की हत्या के जुर्म में भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई जाएगी और आगे चलकर बम फेंकेंगे केंद्रीय असेंबली पर, और केंद्रीय असेंबली पर बम फेंकेंगे भगत सिंह। बम फेंकने के लिए उनको आजीवन कारावास होगा और सैंडर्स की हत्या के लिए उन्हें फांसी की सजा होगी, जो उनको लाहौर की जेल में दी जाएगी। 3 आदमियों को एक साथ। तो यहां पर आपको पता चला साइमन कमीशन किसके शासनकाल में आए, क्यों आए, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए कौन से भारतीय नेता शहीद हुए। आगे देखो, भारतीय संविधान के सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए 1928 में इन्हीं के शासनकाल में नेहरू कमेटी का गठन किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए इन्हीं के शासनकाल में 1928 में और नेहरू कमेटी का गठन किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू आगे चलकर भारत के पहले अंतरिम और स्थायी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो 1928 में इन्हीं के शासनकाल में नेहरू कमेटी का। आगे देखो, इन्हीं के शासनकाल में 1928 में गुजरात में बारदोली सत्याग्रह होता है। इन्हीं के शासनकाल में 1928 में क्या होता है? गुजरात में बारदोली सत्याग्रह होता है। और गुजरात के बारदोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिलेगी। कि गुजरात के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? गुजरात के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब या सरदार की उपाधि मिलेगी। और यही वल्लभ भाई पटेल आगे चलकर और भारत के पहले गृह मंत्री और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बनेंगे और प्रांतीय स्वायत्ता समिति के अध्यक्ष भी बनेंगे। भारत के आयरन मैन या लोह पुरुष भी ये कहलाएंगे और भारत के एकीकरण में इनका विशिष्ट योगदान माना जाता है। आगे देखो, 1929 में इन्हीं के शासनकाल में 1929 में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हरिविलास सारदा के प्रयासों से एक सारदा एक्ट पारित हुआ। तो यहां पर ये इरविन से संबंधित ध्यान नहीं रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सारदा एक्ट कब पारित हुआ। सारदा एक्ट 1929 में पारित हुआ। इस एक्ट में बालकों के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष व बालिकाओं की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष कर दी गई। मानी सारदा एक्ट के तहत बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया। इससे भी छोटी उम्र में होते थे, आज 21-18 है, तो उस समय की गई 18-14। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और आता रहेगा कि सारदा एक्ट के तहत, कि सारदा एक्ट का तहत लड़के और लड़कियों के विवाह की उम्र क्या निर्धारित की गई? तो लड़का 18, लड़की की 14 साल निर्धारित की गई इरविन के। प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए हार्टोग समिति का गठन, मानी जो प्राथमिक शिक्षा थी और उसमें सुधारों के लिए लॉर्ड इरविन के काल में ही हार्टोग समिति का गठन किया गया। और प्यारे साथियों, इन्हीं इरविन ने राजस्थान की पहली नहर गंग नहर का उद्घाटन किया था। लॉर्ड इरविन के द्वारा ही
राजस्थान की पहली नहर गंग नहर का उद्घाटन किया गया गंगा सिंह के शासनकाल में, और इंडिया गेट का उद्घाटन भी इन्हीं के द्वारा किया गया। दिल्ली में स्थित जो इंडिया गेट है, और दिल्ली में स्थित इंडिया गेट प्रथम विश्व युद्ध में हुए शहीदों की याद में बनाया गया एक शहीद स्मारक था, और उस शहीद स्मारक का भी लोकार्पण लॉर्ड इरविन के द्वारा ही किया जाता है। इरविन बहुत ही चर्चित अपने रहते। आगे देखो, भगत सिंह बुटकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली के संसद भवन के असेंबली हॉल में सेफ्टी बिल के खिलाफ विरोध में इन्हीं के काल में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका गया खाली जगह पर। मानी भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त का उद्देश्य केवल इतना था, उन्हें अंग्रेजों को मारना नहीं था, उनका उद्देश्य था अंग्रेजी सोई हुई अंग्रेजी सरकार के कान खड़े करना, एक धमाका करना कि भारतीय आपकी जहां परिंदे पर नहीं मार सकते वहां भारतीय क्रांतिकारी बम भी फेंक सकते हैं। तो इनका उद्देश्य केवल इन्होंने खाली जगह पर बम फेंका था, और इसी बम फेंकने के कारण इनको उम्र कैद की सजा होगी भगत सिंह जी को, और ये सैंडर्स को मारेंगे उनके लिए इनको फांसी की सजा होगी। आगे देखो, कृषि से जुड़े रॉयल कमीशन की नियुक्ति भी इन्हीं के शासनकाल में 1928 में की गई। कांग्रेस ने अपने प्रसिद्ध 1929 के लाहौर अधिवेशन में इन्हीं के शासनकाल में पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। ये अधिवेशन 1929 का ये जो अधिवेशन है, और ये अधिवेशन सबसे ज्यादा बार ये पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग किस अधिवेशन में की। तो भारत ने पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में इरविन के शासनकाल में की, वह प्रस्ताव पारित किया, और इसी लाहौर अधिवेशन में 1929 में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में यह घोषणा की गई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएगी। तो प्यारे साथियों, ध्यान में रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1930 से ही प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी थी, और वो मनाती रही। बाद में जब भारत 15 अगस्त को आज़ाद हो गया, तो हम स्वतंत्रता दिवस जब 15 अगस्त को मनाने लग गए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने 1930 से मना रही इस 26 जनवरी को एक चिरस्थायी बनाने के लिए इस दिन संविधान लागू करके और स्वतंत्रता दिवस के स्थान पर इसको रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस के रूप में तब्दील कर दिया। आगे देखो, 1929 में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना हुई। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में ही गांधी जी ने अंग्रेजों का बनाया गया नमक कानून, माने अंग्रेजों का बनाया गया नमक कानून तोड़ने के लिए ऐतिहासिक दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की, और ये दांडी यात्रा की टोली 24 दिन पैदल चली, और 24 दिन पैदल चल के 5 अप्रैल 1930 को ये टोली गुजरात के दांडी नामक स्थान पर पहुंची, और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी नामक स्थान पर अपने हाथों से नमक बनाकर अंग्रेजों का विधिवत रूप से नमक कानून तोड़ा। और कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन की डेट क्या है? 6 अप्रैल 1930 को विधिवत रूप से पहले तो तोड़ा अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया नमक कानून। नमक कानून क्या था कि नमक कानून के तहत अंग्रेजों ने यह कहा था कि कोई भी भारतीय अपने हाथ से घर में नमक नहीं बनाएगा, वो अंग्रेजों का बनाया गया नमक ही खरीदेगा। जैसे आज शराब पर यह लागू होना कि कोई भी राजस्थानी या भारतीय अपने घर में शराब बनाकर हदकड़ शराब नहीं पी सकता, मानी पीना है तो आप सरकार की खरीद के पियो। तो ऐसा ही था, कानून नमक है वो आपको कानून के अनुसार घर में नहीं बना सके, अंग्रेजों का बनाया गया नमक खरीदना पड़ेगा। तो ये भारत के समाज के लिए कलंक था। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक दांडी यात्रा प्रारंभ की, और इस दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ 78 अनुयायियों की एक टोली थी। गांधी जी के साथ कितने अनुयायियों की?
एक टोली थी, 78 अनुयायियों की एक टोली थी। 24 दिन तक पैदल चले। 12 मार्च को पैदल चले। 5 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के नेरबोई में समुद्र तट पर दांडी नामक स्थान पर विधिवत रूप से नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, जो गांधी जी का दूसरा प्रमुख आंदोलन माना जाता है। प्यारे साथियों, मैं आपसे यहां एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे उसका उत्तर दो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च के दौरान, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? कि गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए, तो गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद इन 78 अनुयायियों की पैदल इस टोली का नेतृत्व किसने किया था? अपने उत्तर जरूर दे। आगे है देखो, साइमन कमीशन इन्हीं के काल में आए। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार हेतु इन्हीं के काल में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। मानी साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो दी, जी साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए, और जो साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट लिख के ले गई, उस रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए देखो दिल्ली दरबार कितने हुए? 3। पिछली क्लास में हम तीनों दिल्ली दरबार पढ़ चुके थे। वायसराय के पार्ट 2 में 3 ही दिल्ली दरबार होते हैं और 3 ही गोलमेज सम्मेलन होते हैं। तो देखो, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? नवंबर 1930 में। यह कई बार ये क्वेश्चन आता है और मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था भीमराव अंबेडकर ने। तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? भीमराव अंबेडकर ने। और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने भी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो पहला गोलमेज सम्मेलन आपको पता चला क्या क्यों हुआ? पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने हेतु। तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेंगे भीमराव अंबेडकर। और अब आगे देखो, गांधी इरविन समझौता हुआ 6 मार्च 1931 को। मानी महात्मा गांधी से सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करवाने के लिए तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड इरविन ने क्या किया? समझौता किया। लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से इसलिए समझौता किया कि गांधी जी किसी भी तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दे। तो देखो, गांधी इरविन समझौता हुआ 6 मार्च 1931 को हुआ, और इसी समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया, गांधी जी के द्वारा बंद कर दिया गया। एक बार देखो, 1920 में असहयोग चलाया, 22 में बंद कर दिया। तब भी गांधी जी ने भारतीय जनता के साथ विश्वासघात किया। अब भी चलाया 6 अप्रैल 1930 को, और अब भी बंद कर दिया, है ना, 6 मार्च 1931 को। मानी लगभग 1 साल चलाने के बाद इसको भी बंद कर दिया था। और आगे देखो, अब मैं यहां पर अगले हैं लॉर्ड वेलिंगटन। यहां पर मैं थोड़ी सी और आपको एक बात बता दूं प्यारे साथियों, और फिर इसी के तहत ये क्या करेंगे, गांधी जी को कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाएंगे। अगले अपने बनेंगे लॉर्ड वेलिंगटन। अगले अपने वायसराय कौन है? लॉर्ड वेलिंगटन, जिनका कार्यकाल रहता है 1931 से 36 तक। जन्म होता है 1866 में, मृत्यु होती है 1941 में। तो देखो प्यारे साथियों, इनके शासनकाल में क्या क्या होता है। 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में इनके शासनकाल में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। पहला गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय, यहां से ये क्वेश्चन आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे बेटा उस समय कि यार गुरुजी ने 31 बताया था, चलो इरविन नहीं। 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय हैं लॉर्ड इरविन। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय हैं लॉर्ड वेलिंगटन। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन है? लॉर्ड वेलिंगटन। और इन्हीं के शासनकाल में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि की ओर से गांधी जी ने, मानी गांधी जी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और प्यारे बच्चों, इसी गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को अर्धनग्न फकीर, इसी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को अर्धनग्न फकीर या देशद्रोही फकीर
की गालियां और उपमाएं दी गई, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर और देशद्रोही फकीर का उपमा उपाधि या गालियां किसने दी थी? और वही आदमी आगे चलकर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भी बनेगा और उसके समय होगा द्वितीय विश्व युद्ध। तो अपना उत्तर बताइए जल्दी से कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर, देशद्रोही फकीर किसने कहा? और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर आते हैं और आकर भारत में क्या कहते हैं कि मैं खाली हाथ गया था, मैं खाली हाथ आया हूं, अब मेरे पास द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन करने के अलावा कोई चारा नहीं है। पर जनता अब गांधी जी को जान चुकी थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कि ये तो जब चाहता है तब आंदोलन कर देता, जब चाहता तब बंद कर देता है। तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी का जनता का गांधी जी को सहयोग नहीं मिलेगा। गांधी जी को मजबूर होकर द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करना पड़ेगा। माने वो तो गांधी जी ने तो जनता को जंडूदास समझ लिया था, चाहे जब कर दो चाहे जब बंद कर दो। आगे देखो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा ऐतिहासिक सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932 को की गई इन्हीं के शासनकाल में। और ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई ब्रिटेन के, तो क्वेश्चन बनेगा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। और जो ही सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की तो सांप्रदायिक पंचायत के निर्णय के विरुद्ध गांधी जी पूना स्थित यरवदा जेल में, पूना की कौन सी जेल में? और ये क्वेश्चन भी प्यारे साथियों कई बार आता है, यरवदा जेल कहां स्थित है? तो यरवदा जेल पूना में स्थित है। पूना में स्थित यरवदा जेल में इस रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध गांधी जी ने आमरण अनशन मानी भूख हड़ताल कर दी। और उनकी भूख हड़ताल के छठे दिन गांधी और अंबेडकर के बीच इस सांप्रदायिक पंचायत को लेकर कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच इस सांप्रदायिक पंचायत को लेकर ऐतिहासिक पूना समझौता हुआ 5 सितंबर 1932 का। इनकी प्यारे साथियों डेट जरूर ध्यान में रखनी है कि देखो, आदिवासियों के महसिया, दलित के महसिया, संविधान के शिल्पकार बाबा साहब भारत रत्न भीमराव अंबेडकर के साथ मानी गांधी जी की जब कोई चाल नहीं चली ना, तो गांधी जी के पास यही उपाय था कि डूबता क्या नहीं करता। तो बस सांप्रदायिक पंचायत को जब द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन असफल हो गया ना, जनता ने साथ नहीं दिया, तो जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए। माने आजादी से ज्यादा चौचले ज्यादा किए हैं। यदि इतिहास पढ़ा जाए तो आजादी से ज्यादा चौचले इन्होंने ज्यादा किए हैं। और इसी पंचायत के खिलाफ और अंबेडकर के साथ क्या करते हैं, ये पूना समझौता करते हैं। अंबेडकर कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा आदमी, जो जितना पढ़ा लिखा आदमी होता है, जितना ज्ञानवान होता है, उतना ही शालीन होता है। अदल गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान हमेशा आदमी को परेशान करता है। गांधी जी भी बैरिस्टर थे परंतु आधा ज्ञान था। अदल गगरी छलकत जा जैसी हरकतें की और इसीलिए, और अंबेडकर पूरे भरे हुए घड़े थे। अंबेडकर जी ने कभी भी ये काम नहीं किया, इनकी तरह चौचले नहीं किए। तो अंबेडकर जी मान जाते हैं और दलितों को लेकर, हरिजनों को लेकर, सांप्रदायिक पंचायत को लेकर ये क्या कर लेते हैं, पूना समझौता कर लेते हैं। तो ऐतिहासिक पूना समझौता किन के बीच हुआ? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। और कब हुआ? 25 सितंबर 1932 को हुआ था। ध्यान रखना, ये जो स्लाइड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाम गांधी जी का सर्वोपरि है और चौचले जिन्होंने जितने किए उतने शायद भी भारत के किसी राजनेताओं ने इतने चौचले किए होंगे। और इन्हीं के शासनकाल में तृतीय और अंतिम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता दिसंबर 1932 में। मानी एक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, जिसमें से एक तो हुआ इरविन के शासनकाल में, बाकी के दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ इनके शासनकाल में, जिनका नाम है लॉर्ड विलिंगटन। कार्यकाल है 31 से 36 तक। ठीक है। और तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग किसने लिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने केवल एक ही में भाग लिया था। आगे देखो, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA, और ये आज तक ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? खड़गवासला में। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है?
खड़गवासला में। तो नेशनल मिलिट्री एकेडमी या इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की स्थापना इन्हीं के शासनकाल में हुई थी और आज तक ये चल रही है। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक्स जीके का सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है देहरादून, जो देहरादून आज उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। और प्यारे बच्चों, इसी देहरादून में ओएनजीसी का मुख्यालय भी स्थित है। ओएनजीसी और ओएनजीसी का मुख्यालय स्थित होने के कारण इसी उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून को भारत की तेल की राजधानी भी कहते हैं। आगे देखो, 1 अगस्त 1933 को गांधी जी द्वारा दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जो 34 में समाप्त कर दिया जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा 2 अगस्त 1934 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के नाम से जाना जाता है। ये इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वायसराय के शासनकाल में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ? तो प्यारे साथियों, लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में भारत सरकार अधिनियम 1900 या सीधा पूछते हैं 1935 का अधिनियम पारित हुआ। इसी 35 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। इसी 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसी 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और आरबीआई की स्थापना में सबसे ज्यादा योगदान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। और इन्हीं के शासनकाल में इसी अधिनियम के द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, परंतु उस समय इसका सर्वोच्च न्यायालय नहीं, इसका नाम था संघीय न्यायालय। और भारत में पहली बार संघीय शब्द का उल्लेख भी 1935 के अधिनियम में मिलता है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान 1935 के ही अधिनियम से लिए गए हैं। और भारत का सबसे बड़ा लिखित अधिनियम था 1935 का अधिनियम, जिसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से। और इसी अधिनियम के द्वारा इन्हीं के शासनकाल में 1935 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। मानी 35 में भारत का एक टुकड़ा करके, मानी बर्मा हमारे भारत का था और बर्मा भारत का एक प्रांत था। बर्मा को अंग्रेजों ने भारत का पहला टुकड़ा किया था। अभी तक आपको कुछ विद्यार्थियों को पता होगा, भारत से तो पाकिस्तान बांग्लादेश ही बना, नहीं बेटा, भारत से बर्मा भी टूट गया। भारत का अंग्रेजों ने पहला टुकड़ा 35 में ही कर दिया था। और इसी बर्मा को आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। इसी बर्मा को आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है, जिसकी राजधानी नापतवे है। और जिस म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? कयात इसका नाम है। और 1935 की अधिनियम के द्वारा ही बर्मा को भारत से क्या किया गया था? अलग किया गया था। अगले अपने वायसराय हैं लॉर्ड लिनलिथगो। अगले वायसराय कौन है? लॉर्ड लिनलिथगो। ये भी काफी चर्चित वायसराय रहते हैं। 1936 से 44 तक इनका कार्यकाल, माने इनका कार्यकाल वायसरायों में इनका कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल रहता है। ये एक तो क्वेश्चन पहला यही बनेगा कि सबसे लंबा शासनकाल किस वायसराय का था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। कार्यकाल 36 से 44 तक, लगभग 9 वर्ष का इनका लंबा कार्यकाल था। 1887 में इनका जन्म होता है, 1952 में इनकी मृत्यु होती है। तो देखो, लॉर्ड लिनलिथगो का भारत में कार्यकाल वायसरायों में सबसे लंबा रहा। 1935 के अधिनियम के द्वारा इन्हीं के शासनकाल में भारत में पहली बार आम चुनाव हुए। आजादी के बाद पहली बार आम चुनाव होंगे, मानी संविधान के अनुसार पहली बार आम चुनाव कब होंगे? संविधान के अनुसार पहली बार आम चुनाव होंगे 1951-52 में। और 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार आम चुनाव किसने करवाई? 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार आम चुनाव करवाए लॉर्ड लिनलिथगो ने। आगे देखो, 1 सितंबर लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में ही 1 सितंबर 1939 को जर्मनी का तानाशाह था हिटलर।
जो द्वितीय विश्व युद्ध का जनक माना जाता है, जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण शुरू किया गया और इसी आक्रमण के साथ 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। मानी द्वितीय विश्व, अब यहां पर क्वेश्चन क्या बनेगा, यहां पर क्वेश्चन ये बनेगा द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिन लिथगो। और आपको पता चला कि किसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, कब हुआ, यह भी आपको ध्यान में रखना। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में इन्हीं के शासनकाल में पहली बार सीधी कार्रवाई करते हुए मुक्ति दिवस के रूप में मनाया और अपनी पाकिस्तान की मांग को पुरजोर रखा। और अगला सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के शासनकाल में बंगाल के फैजपुर गांव में कांग्रेस का 50वां अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का पहला अधिवेशन लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1885 में बंबई के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 दिसंबर में बंबई के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की और डफरिन के शासनकाल में हुआ। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 50वां अधिवेशन बंगाल के फैजपुर गांव में हुआ। और प्यारे साथियों, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह प्रथम अधिवेशन जो शहर की बजाय गांव में हुए। मैं आपको यहां एक चीज बताना चाहूंगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन कलकत्ता में हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन कहां हुए? कलकत्ता में हुए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सर्वाधिक बार अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नारोजी ने। पहली महिला अध्यक्ष कल की क्लास में पढ़ा था एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनेगी सरोजनी नायडू। तो आपको यह ध्यान में रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ पहली बार शहर को छोड़कर, वो था 50वां अधिवेशन। और वो सौभाग्यशाली गांव था बंगाल का फैजपुर गांव। वो सौभाग्यशाली गांव कौन सा था? बंगाल का फैजपुर गांव था। तो प्यारे साथियों बताओ मुझे कि वह एकमात्र अधिवेशन जो कांग्रेस का गांव में हुआ और उस कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आज का तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि गांव में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में हो। आगे देखो, इन्हीं के शासनकाल में विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने मई 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। और विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। पता चल गया ना प्यारे साथियों, इन्होंने ही तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को गाली दी थी। यही तो है, मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि गांधी जी को गाली देंगे और वो गाली देने वाले आगे चलकर क्या बनेंगे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। और इन्हीं विंस्टन चर्चिल जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो गांधी जी अपना अंतिम आंदोलन चलाएंगे 1942 में, बंबई से भारत छोड़ो आंदोलन। और ये गांधी जी का अंतिम और सबसे बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें गांधी जी नारा देंगे, करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो। मानी अपनी गाड़ी का बदला जब ये प्रधानमंत्री बनेंगे तब। और ये अगस्त 1942 में शुरू होता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहेंगे। आगे देखो, 1942 में इन्हीं के शासनकाल में क्रिप्स मिशन भारत आया। जैसे लॉर्ड इरविन के शासनकाल में भारत कौन आया? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में भारत में साइमन कमीशन आया। लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी ने 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। और इन्हीं के शासनकाल में भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया। और ये प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी के द्वारा अगस्त 1942 में बंबई के ऐतिहासिक मैदान ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। लॉर्ड लिनलिथगो, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन है? लॉर्ड लिनलिथगो। ये भी आ सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो। आगे देखो, भारत छोड़ो आंदोलन
के शुरू होने के तत्काल बाद 9 अगस्त 1942 को सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो हावर के तहत कांग्रेस की कार्यकारिणी के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यहां पर एक चीज कि पहली बार ऑपरेशन जीरो आवर किन के शासनकाल में लगा? लॉर्ड लिनलिथगो की सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर लगाकर भारत छोड़ो आंदोलन के सभी प्रमुख राजनेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और इस ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी को गिरफ्तार करके सर आगा खां पैलेस में रखा गया। गांधी जी को गिरफ्तार करके कहां रखा गया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार करके सर आगा खां पैलेस में रखा गया। यहीं पर गांधी जी को उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु की जानकारी मिलती है। माने सर आगा खां जेल में रहते हुए ही गांधी जी को अपनी धर्म पत्नी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु की जानकारी मिलती है और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगले अपने अंग्रेज वायसराय हैं लॉर्ड वेवेल, ये भी काफी चर्चित रहे थे और इनका कार्यकाल रहेगा 1944 से 1947 तक। अगले वायसराय कौन होंगे? लॉर्ड वेवेल होंगे। वेवेल साहब का जन्म 1883 में, मृत्यु इनकी 1950 में होगी। तो देखो 1944 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने CR फार्मूला इन्हीं के शासनकाल में प्रस्तुत किया था कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो आगे चलकर स्वतंत्र भारत के प्रथम, अंतिम और एकमात्र गवर्नर जनरल बनेंगे और उनका पद समाप्त होते ही भारत में लागू होगा राष्ट्रपति का पद, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे। 14 जून 1945 को में वेवल योजना एवं 25 जून 1945 में इन्हीं के शासनकाल में शिमला सम्मेलन हुआ कि लॉर्ड वेवल योजना भी कब आई? 14 जून 1945 को। ये लाइनें टोटल की टोटल लाइनें इनकी इंपॉर्टेंट है, ये आज़ादी के समय की बातें हैं, ये प्रत्येक भारतीय को इनकी जानकारी होनी चाहिए और इन्हीं के काल में शिमला सम्मेलन होता है 1945 में। एक तो बेटा शिमला सम्मेलन था जो तो आपको पता चल गया 1945 में हुआ, एक था प्यारे साथियों शिमला समझौता, एक था शिमला समझौता और शिमला समझौता हुआ 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में। और शिमला समझौते के तहत ये शिमला सम्मेलन है 45 का, वो है शिमला समझौता और शिमला समझौते के तहत बांग्लादेश को मान्यता मिली। शिमला समझौते पर भारत की ओर से हस्ताक्षर किए आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने, पाकिस्तान की ओर से हस्ताक्षर किए थे जुल्फिकार अली भुट्टो ने, जो 72 में होता है। आगे देखो 1945 में लॉर्ड वेवल के शासनकाल में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी और लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटली भारत के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने कि जब भारत के वायसराय लॉर्ड वेवल हैं और लॉर्ड वेवल के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बनती है और लेबर पार्टी के और जो क्लेमेंट एटली हैं वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनते हैं। ऐसा कहते हैं कि ये क्लेमेंट एटली, एक तो देखो द्वितीय विश्व युद्ध की विध्वंसता इन्होंने झेली, एक तो ये कहते हैं, एक ये कहते हैं कि चुनाव हो गए तो इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो गई, तो अब क्लेमेंट एटली को यह लगने लगा कि भारत को ज़्यादा दिनों तक गुलाम नहीं रखा जा सकता। और एक ये भी कहते हैं कि ये भारत हितैषी थे, ये भारत को आज़ाद करना चाहते थे, तो इन्हीं के शासनकाल में भारत क्या हो जाएगा? अब आज़ाद। देखो 14 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध अंत हो गया, जो ही अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को, नागासाकी पर 9 अगस्त को, जब जापान के 2 बड़े शहरों को परमाणु बम गिराकर ढहा दिया गया, तो 14 अगस्त 1945 को जापान के सरेंडर करने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो जाता है। 14 अगस्त और 1945 को जापान के सरेंडर करने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। बंबई इन्हीं के शासनकाल में पहली बार भारत में बंबई में 8 फरवरी 1946 को बंबई में नौसेना या नौसैनिकों के द्वारा विद्रोह
कर दिया जाता है। 1857 की क्रांति के बाद 90 साल होने को जा रहे हैं बेटा। 90 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि सैनिकों ने विद्रोह किया है, और पहली बार नौसेना या नौसैनिकों ने विद्रोह किया इन्हीं के शासनकाल में। आगे देखो, 22 मार्च 1946 को इनके शासनकाल में कैबिनेट मिशन योजना भारत आती है। क्या है कैबिनेट मिशन योजना? क्लेमेंट एटली ने अपने कैबिनेट मंत्रिमंडल से कैबिनेट मंत्रिमंडल से 3 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल भारत भेजा। उन 3 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल को कैबिनेट मिशन योजना कहा जाता है। और कैबिनेट मिशन योजना भारत में किस लिए आई? भारतीय संविधान का निर्माण करवाने के लिए आई, कि जब भारतीय लोग अपने लिए एक लिखित संविधान का निर्माण कर ले और उसके बाद भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। कि क्लेमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन योजना के तीनों सदस्यों को यही कहकर भेजा था कि आपका काम है भारत में जाकर संविधान सभा के लिए चुनाव करवाना और चुनी हुई संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण करना, और संविधान निर्माण हो जाए उसके बाद में भारत को आज़ाद कर देना है। ये काम सौंपा गया था कैबिनेट मिशन योजना को। तो बता सकते हो आप प्यारे साथियों, मुझे कमेंट करके बताइए कि कैबिनेट मिशन योजना में कौन कौन से 3 सदस्य शामिल थे, और उन 3 सदस्यों में किसको कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्ष नियुक्त करके भेजा गया, जिस कैबिनेट मिशन योजना का भारत में आते ही विरोध किया मुस्लिम लीग ने। जिस कैबिनेट मिशन योजना का भारत में आते ही विरोध किया मुस्लिम लीग ने। क्यों किया मुस्लिम लीग ने उसका विरोध? क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना ने मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया था। कैबिनेट मिशन योजना ने कहा हम भारत के टुकड़े करने नहीं आए हैं, हम भारत में संविधान सभा का गठन करने आए हैं, हमारा काम टुकड़े करना नहीं है। मुस्लिम लीग को ये दे दो, सिखों को ये दे दो, हिंदुओं को ये दे दो, हम किसी को कुछ देने या लेने के लिए नहीं, हम तो केवल भारत में चुनाव करवाने के लिए आए हैं, संविधान सभा का गठन करने के लिए आए हैं। जब कैबिनेट मिशन योजना नहीं मानती है तो मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार करती है। आगे देखो, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस का आयोजन किया। कहा अब आर पार लड़ेंगे, न चुनाव में भाग लेंगे, सबका बहिष्कार करेंगे। आखिर चुनाव लड़ते हैं परंतु संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार करते हैं, भाग नहीं लेते हैं, सीधी कार्रवाई की धमकी देते हैं। और जब बार बार मुस्लिम लीग साथ नहीं दे रही है तो मजबूर होकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को भारत का विभाजन करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग को पाकिस्तान नामक नया देश देना ही पड़ेगा। पहली बार तो भरसक प्रयास किया गया है अंग्रेजों के द्वारा, चाहे दिखावे में ही किया जाए परंतु भरसक प्रयास किया गया। आगे देखो, सितंबर 1946 को कांग्रेस द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम मानी अस्थायी सरकार का गठन किया गया। मानी कैबिनेट मिशन योजना ने ही कहा था कि जब तक संविधान सभा, चुनी हुई संविधान सभा, ध्यान देना कि जब तक चुनी हुई संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेती है तब तक भारतीय राजनेता एक अंतरिम या अस्थायी सरकार का गठन कर ले। वो अंतरिम या अस्थायी सरकार भारत का प्रशासन देखेगी और बाद में संविधान बनने के बाद और भारतीय लोग संविधान के अनुसार अपनी सरकार का गठन कर ले। तो इस प्रकार से अंतरिम सरकार के ये जो अंतरिम सरकार है ना, यही बेटा फिर स्थायी सरकार के रूप में तब्दील हो जाएगी। ये तो सबको पता था। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को 3 जून 1948 तक स्वतंत्रता देने की घोषणा कर दी। यह सबसे बड़ी बात है कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि 3 जून 1948 तक भारत का पूरा काम हो जाएगा, संविधान विधान भी बन जाएगा, सब मान जाएंगे, 3 जून 1948 तक भारत को आजाद कर दिया जाएगा। ये आश्वासन दिया, परंतु भारतीय भी उतावले थे। कौन 3 जून 1948 को डिका? 15 अगस्त को चेप दी चिमनी लड़ के, है ना, क्योंकि प्रधानमंत्री बनना था मोहम्मद अली जिन्ना को, जवाहरलाल नेहरू को। कौन उड़ीकेगा? सब्र रहा ही नहीं, है ना। जिस प्रकार से अंग्रेज हमें आजाद करना चाहते थे, यदि वह से आजाद होते तो भारत देश की दशा ही दूसरी होती। परंतु भारत के अरे गरे ठट्टू मेरे टटपुंजे कुछ व्यक्तियों की
कुछ तुच्छ नेताओं की महत्वाकांक्षा के कारण और आज भारत का विभाजन भी हुआ और आज भारत की अलग प्रकार की एक दुर्दशा है। वो पुराने राजनेताओं की अदूरदर्शिता या उनकी संकुचित सोच या उनकी पद की लालसा भी हमें कह सकते हैं। तो देखो, सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुना गया कि ये संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य थे, है ना। और संविधान सभा की सदस्य संख्या निर्धारित की गई 389। चुनाव हुए 296 के लिए। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। दूसरी बैठक होगी 11 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना जाएगा। तीसरी बैठक होगी और 13 दिसंबर 1946 को, और उस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखकर संविधान सभा की आधारशिला रखी जाएगी। परंतु मुस्लिम लीग है वो बार बार संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार कर रही है। तो जब बहिष्कार कर रही है तो अब मजबूर होना पड़ेगा और मुस्लिम लीग को अलग देश पाकिस्तान देना ही पड़ेगा। और मुस्लिम लीग को अलग पाकिस्तान देश देंगे लॉर्ड माउंटबेटन, और लॉर्ड माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के भी समझौता करा देंगे। भारत के दो टुकड़े हो जाएंगे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान हम आजाद हो गए हैं 15 को। तो देखो, 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना की घोषणा हुई। मानी 3 जून को भारत के विभाजन की, मानी भारत व पाकिस्तान नाम के 2 अधिकृत राष्ट्र होंगे, इसकी घोषणा कर दी लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत। 4 जुलाई 1947 को इटली द्वारा ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत कर दिया कि भारत को आजाद या स्वतंत्र कर दिया जाएगा। और उसी भारत स्वतंत्रता विधेयक के तहत लॉर्ड माउंटबेटन को अंग्रेजों ने कहा ये हमारी ओर से अंतिम होगा कि इसके बाद भारत में इंग्लैंड की ओर से नियुक्त होकर कोई भी कुछ भी नहीं आएगा। तो ये है भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन। ये बात क्लियर बोल दी गई थी कि इनके बाद कोई भी नहीं आएगा। तो इन्हीं माउंटबेटन की योजना के तहत भारत व पाकिस्तान नाम के 2 अधिकृत राष्ट्र बनते हैं। भारत स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत कर दिया जाता है और भारत स्वतंत्रता विधेयक में भारत के कई टुकड़े करने वाली धाराएं जोड़ दी जाती है। जैसे भारत स्वतंत्रता विधेयक में यह कह दिया जाता है कि भारत व पाकिस्तान नाम के 2 अधिकृत राष्ट्र होंगे तो होंगे, ठीक है, हो गई। और यह भी कह दिया साथ में कि देशी राजाओं को या देशी रियासतों को यह छूट दी जाती है कि चाहे तो वो पाकिस्तान में शामिल हो और चाहे वो भारत में शामिल हो और चाहे वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सके। तो बेटा ये लाइन कितनी बुरी थी कि 2 देश तो हमने बना दिए हैं, भारत और पाकिस्तान। बाकी की जो भारत में 600 रियासतें हैं ना, राजा हैं, वो चाहे पाकिस्तान में मिले चाहे भारत में मिले, चाहे स्वतंत्र अपने 600 देश और बना ले। तो ये भारत विभाजन की नहीं, ये भारत को शीशे की तरह तोड़ने की, शीशे की तरह चकनाचूर करने की योजना थी। परंतु अंग्रेजों के इस योजना पर पानी फेर दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वो शीशे के समान टूटने वाले भारत को लोहे के समान एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ा किया, जिसे भारत का कहते हैं आयरन मैन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और तो भारत की विभाजन की घोषणा कौन करते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन। और देखो, पंजाब व बंगाल के विभाजन हेतु लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा रेडक्लिफ आयोग का गठन किया गया और भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। आप कह रहे हो ना, पंजाब, आधा पंजाब पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान वाले पंजाब की राजधानी लाहौर रखी गई। आधा बंगाल पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान वाले आधा बंगाल को आज बांग्लादेश कहते हैं, जिसको 1972 में हम आजाद करवा देंगे। तो मानी, मेरा कहने का मतलब है पंजाब बंगाल विभाजन के लिए मानी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने के लिए रेडक्लिफ आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष रेडक्लिफ थे। और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का नाम भी
रेडक्लिफ है। आगे देखो, 7 अगस्त 1947 को जिन्ना ने भारत से कराची के लिए प्रस्थान कर दिया और 15 अगस्त को भारत को पूर्ण स्वतंत्रता एवं भारत का विभाजन कर दिया गया। 15 अगस्त को भारत आजाद हो गया। आजाद भारत के बाद में देखो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नामक नए राष्ट्र की स्थापना हुई। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने। ये गुलाम भारत के अंतिम भी हैं और स्वतंत्र भारत के भी अंतिम गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड माउंटबेटन, और इन्हीं के कारण भारत का विभाजन होता है। अगले हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, आजाद भारत के पहले भारतीय और एकमात्र भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, और इनका पद समाप्त होके कौन सा पद लागू होगा? इनका पद समाप्त होके प्यारे बच्चों राष्ट्रपति का पद लागू होगा। तो देखो, चक्रवर्ती राजगोपाला साहब का जन्म होता है 1878 में, मृत्यु होती है 1972 में, लगभग 94 साल की उम्र में। देखो, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के पद पर राजगोपालाचारी 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक रहे, क्योंकि संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी को। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को ही राजगोपालाचारी साहब का पद समाप्त कर दिया जाता। 26 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, उनको भारत का पहला राष्ट्रपति क्या कर दिया जाता, नामित कर दिया जाता, और भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो जाता। तो इनका कार्यकाल ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और आता रहेगा। आगे देखो, 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में संविधान लागू हो गया और नए संविधान के अनुसार गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके इसकी जगह है प्रेसिडेंट का पद या राष्ट्रपति का पद लाया गया, जिनको भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गणतंत्र भारत के पहले मनोनीत और निर्वाचित दोनों प्रकार के राष्ट्रपति बनेंगे, जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में काफी लंबे समय तक रहे। और बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत के, आजाद भारत के, गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति चुने जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिन महापुरुष का जन्म, जिनको आधुनिक भारत का अजातशत्रु कहते हैं, और आधुनिक भारत के अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के जैरोदई में हुआ था। तो ये थे प्यारे साथियों अपने 1756 से लेकर और 1947 तक भारत के गवर्नर, वायसराय और भारत के गवर्नर जनरल। और इसके बाद में आपको पता ही है कि भारत आज़ाद हुआ है, भारत का विभाजन हुआ और गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया, राष्ट्रपति। और भारत के राष्ट्रपतियों के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनका अध्ययन हम अलग से करेंगे। तो ये थे प्यारे साथियों अपने गवर्नर जनरल या वायसराय के जो टॉपिक। और तीसरा और ये अंतिम पार्ट था, आज भैया दूज के दिन दीपावली के अवकाश के ये रोचक जो टॉपिक चल रहे हैं आपके लिए दीपावली के अवकाश की भांति रोचक साबित होंगे। तो अब मैं आपको प्यारे साथियों तीनों ही पार्टों में और जितने भी हमने गवर्नर जनरल पढ़े उनका इंपॉर्टेंट माने जो रोचक जो तथ्य हैं, जो उनके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में 5-4 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, जितने भी गवर्नर हमने पढ़े हैं उनके महत्वपूर्ण तो अब हम जो अपना टॉपिक समाप्त का हुआ और इसके बाद में अब हम पढ़ रहे हैं कि जितने भी 3 पार्टों में हमने भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय या जो गवर्नर पढ़े थे, उन गवर्नरों के सभी गवर्नरों के जो रोचक तथ्य जो बार बार एग्जाम में आते हैं, जो उनके महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उनका विशेष और रोचक प्रश्नोत्तरी आज हम उसके बारे में देखते हैं। तो देखो, जो सभी गवर्नरों के रोचक तथ्य में पहला है, गवर्नर सर जॉर्ज बार्लो के काल में 1806 में बेलोर का सिपाही
विद्रोह हुआ था। तो यहां से भी एक आपको ये ध्यान में रखना है कि गवर्नर सर जॉर्ज बार्लो के काल में 1806 में बेलोर का क्या हुआ था, सिपाही विद्रोह है। और क्रांति तो आपको पता ही 1857 में हुई, उस समय भारत के वायसराय कैनिंग थे। आगे देखो, लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय 1809 में, कि लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय 1809 में अंग्रेजों व महाराजा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सिखों के महाराजा कौन थे, सिखों के महाराजा रणजीत सिंह थे। सिखों के महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन से थी, लाहौर थी। और ये लाहौर और पंजाब को अंग्रेज हड़पना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, मिंटो ने 1809 में और संधि की, और उस संधि का नाम है अमृतसर की संधि, जिस अमृतसर में आगे चलकर जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, जिस अमृतसर में ऑलरेडी स्वर्ण मंदिर पहले से मौजूद था। उस स्वर्ण मंदिर को सोने की आवाज सिखों के महाराजा रणजीत सिंह ने दी। अगला क्वेश्चन सबसे तगड़ा क्वेश्चन है, गवर्नर चार्ल्स मेटकोप को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। सैकड़ों बार कंपटीशन एग्जाम में या प्रतियोगी परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है कि किस गवर्नर को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं। चार्ल्स मेटकोप को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। आगे देखो, लॉर्ड ऑकलैंड के समय 1838 से 42 तक प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध हुआ। तो यहां पर क्वेश्चन क्या बनेंगे कि प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध कब हुआ, या प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर कौन थे, लॉर्ड ऑकलैंड थे। और ऑकलैंड के समय ही 1843 में ग्वालियर का युद्ध हुआ। और ग्वालियर कहां है प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश में, कि लॉर्ड ऑकलैंड के समय ही 1843 में ग्वालियर का क्या हुआ था, युद्ध हुआ, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। आगे देखो, वायसराय एलिगन के समय 1865 में भूटान का युद्ध हुआ। वायसराय एलिगन के समय 1857 की क्रांति के बाद 1865 में भूटान का युद्ध हुआ। और भूटान भारत के सिक्किम राज्य के साथ अपनी आज सीमा स्पर्श करता है। भूटान में आज भी लोकतंत्र है। ऐसा कहते हैं कि भूटान के पास आज भी सेना नहीं है। भूटान की सुरक्षा का दायित्व भारत के पास है और भूटान एशिया के गरीब देशों में शामिल है। तो 1865 में भूटान का युद्ध हुआ। आगे देखो, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कबीलाइयों के दमन के लिए और लॉर्ड एलिगन के समय अम्ब्रेला अभियान चलाएगा। यह भी प्यारे बच्चों नोट रखना, अम्ब्रेला अभियान हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में, मानी पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत के, हिमालय पर्वतीय नहीं बेटा, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत के कबीलाइयों का दमन करने के लिए अम्ब्रेला अभियान चलाया गया। और ये आपको ध्यान में रखना, अम्ब्रेला अभियान या अम्ब्रेला ऑपरेशन किन के शासनकाल में चला, वायसराय एलिगन के। आगे देखो, वायसराय एलिगन की मृत्यु हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुई थी। वायसराय एलिगन की मृत्यु कहां हुई थी, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। और इसी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारत का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है। इसी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में विश्व धर्मगुरु नोबेल शांति पुरस्कार विजेता दलाई लामा का कार्यालय भी स्थित है। इसी धर्मशाला में तिब्बत के शरणार्थी, तिब्बत से निष्कासित बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का कार्यालय भी स्थित है। आगे देखो, सर जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई। कि गवर्नर सर जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई। सर जॉन लॉरेंस के समय में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा 1869-70 शुरू हुई और इन्हीं के शासनकाल में भारतीय वन विभाग की स्थापना हुई। और प्यारे साथियों, भारतीय वन विभाग का मुख्यालय है देहरादून में। भारतीय वन विभाग का या फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहां स्थित है, तो फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर या वन विभाग का मुख्यालय उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून में है। तो ये थे प्यारे साथियों अपने गवर्नर जनरल के प्रमुख तथ्य और भारत के
ब्रिटिश वायसराय गवर्नर जनरल या गवर्नरों के। ये था अपना पार्ट 3। मैं आशा करता हूं कि तीनों दीपावली के अवकाश में ये आपके सामने प्रस्तुत की गई ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से जो 3 पार्टों में हमने जो गवर्नर जनरल या वायसराय पढ़े हैं, ये आपको पसंद आए होंगे। और प्यारे साथियों, मैं पुनः आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो अपने गवर्नर जनरल, वायसराय या गवर्नरों का जो पार्ट है, इसमें से आप कोई भी एग्जाम देना, इनमें से आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये आधुनिक भारत के इतिहास में आने वाले हैं। आज़ादी या स्वतंत्रता संग्राम के भी यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो मैं लगभग व्याख्यात्मक विशेष रूप से रोचक तथ्यों के साथ, विशेष तथ्यों के साथ इनको बताने का प्रयास किया है। और अब लेते हैं आज्ञा। और एक बार पुनः सभी मेरे प्यारे साथियों को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भाई बहनों का आपस में प्रेम, स्नेह व सहयोग आपस में बना रहे, सभी का प्यार व प्रेम बना रहे। जय हिंद, जय भारत। सभी प्यारे साथियों को बेस्ट ऑफ लक।